नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आज का दिन बड़ा दिन है। देखिए, बिहार उपचुनाव के नतीजे आए हैं और नीतीश कुमार मतलब एनडीए फिर से सबसे आगे निकल गया है। और तेजस्वी यादव के लिए झटका इतना बड़ा है कि पूछिए मत। यदि चारों विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि यादव और मुसलमान ने ही इंडिया ब्लॉक को धक्का दे दिया है। बेलागंज की बात कर लें, रामगढ़ की बात कर लें, इमामगंज की बात कर लें, तो फिर तेजस्वी यादव के पास बचा क्या? और तेजस्वी यादव जो 2025 में मुख्यमंत्री पद की रेस में अपने को शामिल मानते हैं, वह कैसे इस संकट से निकलेंगे? और उनके लिए एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि उनकी पार्टी के वे नेता जो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें जनता ने नकार दिया है। देखिए, इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू चुनाव जीत गई हैं, लेकिन वहां विपक्षी मत बट गए और वहां राजद और जनसुराज। देखिए, प्रशांत किशोर का टायर तो पंक्चर हो गया चलने के पहले ही। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हमने पार्टी बनाई थी, अभी हमने इस इलाके में पदयात्रा भी नहीं की। देखिए, तरारी में और रामगढ़ में जमानत जब्त हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर वह कह रहे हैं कि करीब करीब 10% मत आए हैं। और यह राजनीतिक इतिहास में बड़ी बात होती है कि 2 महीने की पुरानी पार्टी को 10% मत मिल गया। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि वह बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, वह लगातार बिहार में रहेंगे। 10% आया है, 30% भी हासिल करेंगे, उससे अधिक भी हासिल करेंगे और जन सुराज की सरकार बनेगी। तो देखिए, नीतीश कुमार तो फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। आज उनके चेहरे पर चमक जो है वह बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए संघर्ष बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि बेलागंज में जो किला ढहा है वह किला सुरेंद्र यादव का भी किला था। और देखिए, रामगढ़ में जो किला ढहा है वह जगदानंद का किला। तो इस तरीके से किले ढाते चले जाएंगे। पूर्णिया में हमने देखा था लोकसभा चुनाव में कि जनता ने जमानत जब्त करा दी थी बीमा भारती की और पप्पू यादव चुनाव जीत गए थे। तो बड़ा सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि मुसलमान और यादव जो आधार वोट है आरजेडी का, क्या वह भी तेजस्वी यादव की बात सुनने को तैयार नहीं है और वह स्थानीय उम्मीदवारों के साथ कनेक्ट हो रहा है? ऐसे में क्या होगा? बिहार की राजनीति, बिहार का भविष्य और बिहार 2025 किधर जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है, संजय जी? बिल्कुल आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव जी के लिए एक अलार्मिंग साइन है। जी पूर्णिया की आपने चर्चा की। जी पूर्णिया में ये गए, जी लेकिन पूर्णिया में क्या जो इनका समीकरण है, माई समीकरण, जी। न एम की इनकी बात सुनी, न वाई हाँ के लोगों ने इनकी बात सुनी। पप्पू जी। यादव वहां से निर्दलीय चुनाव जीत गए। हम्म। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं रुपौली का। बिल्कुल, रुपौली में उपचुनाव। भी निर्दलीय शंकर सिंह के पक्ष में लोग गोलबंद हो गए। और जो हम्म। कहा जाता है कि ये मुस्लिम समाज जो इनका माना जाता था ट्रेडिशनल वोटर, वो शंकर सिंह के पक्ष में खड़ा हो गया। अब आते हैं बेलागंज पर। जी। बिल्कुल वो 34 साल का अभेद्य दुर्ग माना जाता था। बिल्कुल। 72,000 यादवों का वोट और 60,000 मुसलमानों का वोट, ये वोट दोनों जुट जाने के बाद फिर कहां कोई बात बनती थी। जी। इस बार वहां भी जो इनका किला था, अब सोचिए न कि बेलागंज में उन्हीं मुस्लिम समाज को साधने के लिए ओसामा को ले गए। ओसामा को बिल्कुल। अपनी पार्टी में इन्होंने शामिल कराया। हम्म। वहां पर ठीक है वो नहीं गई हिना साहब, लेकिन उनका भी लगाया गया प्रोग्राम कि हिना साहब भी आएंगी और आपको एड्रेस करेंगे। लालू प्रसाद जी खुद वहां गए हम्म। बेलागंज में और उन्होंने उनको समझाया कि देखिए इस वोट को जब तक इंटैक्ट नहीं रखिएगा तब तक सांप्रदायिक शक्तियां कैसे आपके साथ बिहेव करेगी। लेकिन जी। वो फ्रैक्चर्ड हुआ और वो फ्रैक्चर्ड का ही परिणाम था कि 17,000 कुछ मत मोहम्मद अमजद ले आए और 9,000 कुछ मत जो है वो एआईएमआईएम का कैंडिडेट वहां लिया। नौ किनका हजार मत के लाए? 3,000। बेलागंज में एआईएमआईएम। हाँ, ओवैसी की पार्टी को 3,000 की 9,000। अच्छा, चलिए ठीक है, उतना ही मत लाए हैं जिससे जीत हार का फैसला हुआ है। जी,
तो जी वो मत देख लीजिए। और अब आ जाइए जी जी रामगढ़ पर। जी जी जी। दो जगह तेजस्वी जी फोकस किए हुए थे, दोनों सीटें इनकी बिल्कुल। प्रतिष्ठा की सीट थी, जी बेलागंज की सीट और रामगढ़ की सीट, जिसके तरफ जी। आपने इशारा किया। हम्म। रामगढ़ की सीट में भी जी। क्या वहां पर ये वोट ट्रांसफर कराए, जो ट्रेडिशनल तीन वोटर हजार माने पाँच सौ जाते हैं? तैतीस 3,533 मत मिले हैं ओवैसी की पार्टी को, लेकिन दोनों मत मिला देते हैं तो उतने ही से जीत हार हुई है। रामगढ़ जी की बात कर रहे बिल्कुल। थे अभी हाँ, संजय तीन जी। हजार बिल्कुल, तो जी उतना ही 21,000 वोट से वो जीती है मनोरमा देवी। और बिल्कुल। दोनों मतों को अगर हम लोग जोड़ लें तो देख लीजिए कि कैसे अगर ये वोट नहीं दरकता तो हम्म। फिर कैसे फिर सुरेंद्र यादव के बेटे जो हैं वो परिणाम दे देते। और रामगढ़ में भी जगदानंद सिंह के बेटे हैं जो प्रदेश राजद के अध्यक्ष हैं। जी तेजस्वी जी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी कि भाई हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। सुधाकर हम्म। सिंह एमपी बन गए थे, लेकिन उसके बाद भी अंबिका यादव का वहां प्रभाव और बसपा का प्रभाव साफ साफ दिखा। सतीश बिल्कुल। यादव के पक्ष में लोग गोलबंद हुए और वहां पर अशोक सिंह 2000 कुछ वोट से ही वो चुनाव जीत पाए। जी मतलब कि दो ये हजार से भी कम तीसरे मत। नंबर जी पर चले बिल्कुल। गए। दो पैंतीस हजार से हजार भी कुछ कम मत। वोट ही। हाँ जी। हम्म। 35,000 कुछ वोट ही ला पाए और तीसरे नंबर पर ये चले गए। तो ये जो आप और कह रहे हैं। इमामगंज में संजय जी, इमामगंज में जो मत आ गए हैं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को, वह सिर्फ पासवान का मत नहीं है, कुछ मत प्रशांत किशोर के चेहरे और नाम पर भी। और लोग कह रहे हैं कि वहां भी मुसलमानों ने मत दे दिया, देखिए जितेंद्र पासवान को। तो ये मुसलमान और यादव मत, यह तो देखिए इतनी बड़ी समस्या हो गई। और कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि देखिए प्रशांत किशोर जिस तरीके की रणनीति अपनाए हुए हैं और जिस तरीके का परिणाम बेलागंज में आया है, और जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं, आगे तो चर्चा करेंगे ही करेंगे कि भाई मुसलमान के मत से तेजस्वी यादव का यादव जीत जाए, यह तो नहीं चलने वाला है। यदि मैं यादव के मत से मुसलमान नहीं जीत रहा है, वह 40 मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो स्थितियां बहुत भिन्न होगी। और कई लोग कह रहे हैं कि देखिए परिस्थितियां इतनी विषम होने जा रही है कि तेजस्वी यादव को नमस्कार करना होगा प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, मैं वही इमामगंज पर आ रहा हूं। जी इमामगंज में जानकर के आश्चर्य होगा कि अगर 5,000 कुछ मतों से दीपा मांझी जीती हैं तो जी 47,000 कुछ मत रोशन मांझी लाए और जी 37,000 कुछ मत जितेंद्र पासवान ले आए। जी। 37,000 पासवान जाति का हम लोग कभी बात कर लेंगे कि वहां पर कितने मतदाता हैं। मैं आपको हम्म। बता रहा हूं कि जिस समय वहां चुनाव चल रहा था जी। उस समय हम्म। एक व्यक्ति जो यादव जाति के हैं, जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उनको एक पंचायत में टास्क दिया गया था इमामगंज में। और बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी। यादव मतदाता जो हैं वो जनसुराज की तरफ मुखातिब हैं, तो हम्म। मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि जब परिणाम आएंगे तो जिस बूथ की बात मैं कर रहा हूं, जिस पंचायत में टास्क दिया गया था मुझे, मैं उसका आपको भेज दूंगा कि कितने हम्म। मत यादवों का भी जनसुराज को मिला। तो जनसुराज ने तीसरे नंबर पर दोनों जगह, जी। इमामगंज में भी तीसरे नंबर पर 37,000 मतों से और हम्म। बेलागंज में भी तीसरे नंबर पर, जी दो जगह तीसरे नंबर पर लाकर के खेल तो बिगाड़ दिए। और बिल्कुल। दूसरी बात, दोनों के लिए 34 साल से अगर इनका गढ़ बना हुआ था बेलागंज, तो 24 साल से एनडीए का भी दुर्ग बना हुआ है वहां इमामगंज। जी। और दीपा मांझी किसी तरह से जीत पाई। मैं थोड़ा कैलकुलेशन में कंफ्यूज किया था। हम्म। एआईएमआईएम ने भी वहां वोट लाए हैं, इमामगंज में जी। अच्छा खासा वोट उनको मिला है जितेंद्र हम्म। पासवान के बाद। और भी कई निर्दलीय लोग, और 4,500 तो लोगों ने नोटा को वोट दे दिया है वहां इमामगंज में। अगर यह समीकरण रहा, जिस काशीराम की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो कहते बिल्कुल थे कि पहला चुनाव तो हारने के लिए ही लोग लड़ता है। बिल्कुल। पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। भाई प्रशांत किशोर जी ने तो पहले ही चुनाव में किसको दूसरे हरा दिया, मैदान में। बिल्कुल। ये स्पष्ट है। और रामगढ़ में भी आप देखें, देखिए रामगढ़ की जनता जगदानंद के बेटे को जवाब देना चाहती थी, लेकिन जब लग गया कि सुशील कुशवाहा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जो ब्राह्मण मत थे या जो एंटी आरजेडी मत थे, वह गोलबंद हो गए। देखिए यादव और मुसलमान तो चले गए सतीश यादव इलियास पिंटू यादव के साथ,
और जो इनके खिलाफ मत थे वह चले गए बीजेपी के साथ, और वहां भी क्या खेला हो गया। हाँ बिल्कुल। तो जी। रामगढ़ में चूंकि जिस तरह से सुधाकर सिंह ने कहा कि हम्म। भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो विधायक से बड़ा होता है, अब बूथों पर लाठियों की बात वो करने लगे। गजब का एक गुस्सा लोगों के मन में हम्म। आया, और उस गुस्से की वजह से अदरवाइज जो सुशील सिंह कुशवाहा जो जनसुराज के उम्मीदवार थे वहां, नाम भी उनका सुशील है और लोग कहते हैं कि बड़े व्यवहार कुशल भी हैं, जी। और वो व्यवहार कुशलता, लेकिन जब गोलबंदी आमने सामने की हुई और जब लोगों ने टारगेट फिक्स कर लिया कि किसी भी कीमत पर हम्म। जगदानंद सिंह के बेटे को हमें हरानी है, उनको सबक सिखानी है, वो हम्म। वोट शिफ्ट कर गया एनडीए की तरफ। जी। लेकिन बेलागंज और इमामगंज दो जगह तो बड़ी मजबूत उपस्थिति, तीसरे नंबर पर, और कैसे परफॉर्म किए। अगर वो हम्म। इमामगंज का कैलकुलेशन में आज बड़ा गंभीरता से देख रहा था, हर कैंडिडेट 4000 5000 वोट ले आए हैं, कई जी। उम्मीदवार लाए हैं। हम्म। नोटा पर भी 4500 वोट आ गया है। अगर उस हम्म। कैलकुलेशन को देखेंगे तो बहुत ही थीन मार्जिन से ये दीपा मांझी उस सीट को निकाल पाई है। हम लोगों जी। को लग रहा था कि इमामगंज की सीट उनके लिए सेफ सीट होगी, लेकिन वो सेफ सीट नहीं साबित हुई। और बिल्कुल हम्म। आपसे मैं सहमत हूं कि आपने कहा कि जितेंद्र पासवान को 37,000 जो कुछ वोट मिले हैं, वो केवल पासवान जाति का वोट नहीं है, मुस्लिम का भी वोट है, बिल्कुल। यादव का भी वोट है, और सवर्ण का भी अन्य है। जातियों का भी वोट है, अन्य जातियों का भी वोट है। तो एक मैं मानता हूं कि जनसुराज ने एक मजबूत प्रेजेंस दर्ज कराया है, जबकि हम्म। वो पार्टी बनी कितना दिन पहले, 2 अक्टूबर को तो पार्टी ही बनी है। कोई हम्म। जातीय कॉम्बिनेशन के आधार पर तो वो पार्टी चुनाव लड़ने नहीं गई थी, वो लड़ने गई थी मुद्दों के आधार पर, कि अगर जी। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, हमारे कैंडिडेट को आप वोट कीजिएगा, अगर नहीं बातें अच्छी लगेगी मत वोट कीजिएगा। जी। लेकिन उसका प्रेजेंस दिखा, हम्म। और जब दिखा तो प्रशांत किशोर जिस तेवर में राजनीति में आए हैं, हमको लगता है कि वो रुकेंगे नहीं। अगर वही हम्म। धार बरकरार रही तो बाई इलेक्शन में तो बहुत कम समय मिला, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि 13 को थोड़ा अर्लियर हो गया, छठ के बाद चुनाव, इसको लेकर के वो जी। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, 20 तारीख को कर दिया जाए, तो टाइम तो उनको मिला नहीं, फिर भी एक प्रेजेंस उनका हुआ। वहीं माई समीकरण इसमें यादव डाइल्यूट होते हुए दिखे। अब वही कुशवाहा की तरह कि जहां हमारी जाति का उम्मीदवार होगा हम उसको वोट करेंगे, और जहां हमारी जाति का उम्मीदवार नहीं होगा तब हम आरजेडी के बारे में तो सोचेंगे। इसका मतलब तो साफ साफ हो गया ना कि अब तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात भी आंख बंद कर यादव मानने को तैयार नहीं है। यदि नीतीश कुमार बीजेपी या जनसुराज ने यादव उम्मीदवार दिया, मुसलमान उम्मीदवार दिया, तो उधर भी यादव जा सकते हैं। उपचुनाव के नतीजे तो यही कह रहे हैं संजय जी। रामगढ़ में और बेलागंज में तो वही दिखा। देखिए, रामगढ़ में तो खुल करके सतीश यादव को लोगों ने वोट दिया। तरारी में देखिए कि एंटी यादव वोट जितना था वो सब मोबिलाइज हो गया, एक साथ हो गया। हाँ बिल्कुल, और तरारी में सारे एंटी यादव वोट थे वो गोलबंद हो गए। जैसे जी। ही राजू यादव सीपीआई एमएल के उम्मीदवार हुए, आप इसके पहले जो सुदामा प्रसाद उम्मीदवार थे, तो एक जगह नजरें जाकर के हम लोगों की टिकी हुई थी कि आखिर जो वैश्य समाज है, जो एनडीए जी। का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है, क्या वो जी। सुदामा प्रसाद की तरह ही वह भी राजू यादव पर वोट करेगा या उन पर दांव लगाएगा। लेकिन वैश्य बिल्कुल। बटे। कल मैंने सीपीआई एमएल के 2-3 नेताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा वैश्य समाज का वोट नहीं मिला, वैश्य समाज का वोट एनडीए को भी मिला है। तो उधर अगर नहीं, यादव एनडीए गए। एनडीए को ये अधिकांश मिल गया ना। एनडीए को ये जी अधिकांश मिल गया ना। और हाँ। देखिए आज, हाँ, और आज जिस तरीके से 4-0 हो गया, तेजस्वी यादव को 10 नंबर का मोह छोड़ना होगा। और देखिए, मुंबई, दिल्ली और दुबई यह भूल जाना होगा। अब उन्हें बिहार के गांव की पगडंडियां पकड़नी होगी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, जनता के साथ संवाद, जिससे वे दूर चले जाते हैं। और उन्हें अपने नेताओं को समझाना पड़ेगा कि देखो, गुमान और अहंकार नहीं चलेगा, विनम्र बनो। मैं तो मानता हूं कि अगर वो जनता से कनेक्ट नहीं हुए जी। और उसी माई समीकरण का एक समीकरण लेकर के वो पूरे बिहार में थोड़ा आत्ममुग्ध रहे, या लगा कि हम इसी समीकरण के बदौलत
2025 का जो है चक्रव्यूह को भेद देंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो भेद पाएंगे उसको। इसलिए जी। जिस हम्म, तरह से नीतीश कुमार ने हम्म, दांव लगाई मनोरमा देवी पर बेलागंज में, हम्म, जिस तरह से तरारी में बीजेपी ने दांव लगाई, जिस तरह से वहां रामगढ़ में दांव लगाई एनडीए ने, और जिस तरह से हम्म, इमामगंज में दांव लगाई, पार्टियां बहुत सतर्क और सजग है। किसके खिलाफ रिएक्शन होगा, किसके खिलाफ रिएक्शन नहीं होगा। और एक बात जरूर कि प्रशांत किशोर जी ने झकझोरा बेलागंज में जाकर के कि हम्म, भाई आप टिकट मांगते हैं, आप अपना हक मांगते हैं, आप अपना हिस्सा मांगते हैं, पहले आपको तो कितने ताकत है वोट कन्वर्ट करने की वो तो साबित कीजिए। मैं तो टिकट दे बिल्कुल। दिया, लेकिन हम्म, अगर आप वोट आपको देने की ताकत नहीं है तो क्यों कोई पार्टी आपको टिकट देगी? आप हम्म, मांगते रहिए टिकट। तो ये बात साबित हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक समीकरण पर ही चीजें परमानेंट रहती है, समीकरण भी डाइल्यूट जी, होता है। और वो डाइल्यूट हम्म, हुआ रामगढ़ में, देखिए ना, बीएसपी को पिछली बार भी दे दिया था लोगों ने और इस बार भी बीएसपी पर लोगों ने दाव लगा दी। तो जी, बीएसपी, चूंकि वो यादव कैंडिडेट हो गए इसलिए बीएसपी को लोगों ने वोट कर दिया। इमामगंज में हम्म, जितेंद्र पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि वहां की आबादी तो मुसहर समाज की आबादी है, और जैसे हम्म, ही यादव और मुस्लिम और मुसहर समाज का कैंडिडेट, तीनों का कॉकटेल बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, और रोशन मांझी परफॉर्म कर जाएंगे, रोशन मांझी चुनाव जीत जाएंगे। हम्म। प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवारी देकर के एक अलग समीकरण बना दिया। कहा जाता है ना कि और चिराग पासवान का खेला हो गया। चिराग पासवान का खेला हो गया। हाँ, चिराग पासवान वही तरारी की सभा में जाते हैं, और वो जो देखिए पासवान समाज, वो कई दर्शक हैं, वह लिख रहे हैं कि क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में आपस में बातचीत होती है क्या? देखिए अब इनकी बात होती है कि नहीं होती है, हम लोगों को क्या पता है, वो तो वही दोनों जी, बताएंगे कि बात होती है कि नहीं हाँ, होती है। लेकिन बिल्कुल, जीतन राम मांझी के साथ और चिराग पासवान के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, ये तो हम लोगों को पता है ही ना। पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हम लोगों को पता ही है। तो और चिराग देखिए पासवान वहां नहीं गए। जब पहले चक्र की मतगणना हुई थी, तो दीपा मांझी पीछे थी। सोचिए जीतन राम मांझी की धड़कन कैसे बढ़ी होगी और वह चिराग पासवान के बारे में क्या सोच रहे होंगे। और जितने कम वोट से चुनाव जीती हैं, तो जीतन राम मांझी का गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है। यह बात आगे जाएगी एनडीए के भीतर। दीपा मांझी अपनी सीट बचा ली, जी, जीतनराम मांझी की प्रतिष्ठा बच गई, अपने दुर्ग को भेदने से बचा ली लोगों से, यही उनकी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उनके कान तो खड़े ही हो गए होंगे कि ये तो वार्निंग बिल्कुल। सिग्नल है। भाई एक हम्म, नई पार्टी एक नया कैंडिडेट दे देता है और वो 37,000 कुछ मत ले आता है, तो काम तो उनके खड़े ही हो गए होंगे। और अगर स्ट्रेटजिकली थोड़ा काम इस क्षेत्र में कर दिया जाएगा, चुनाव बहुत दूर नहीं ना है, ये तो जी, 2025 के नवंबर में फिर लोगों को एक बार मौका मिलेगा ना। तो जो पार्टी हारी है वो अपनी कमियों को ठीक करेगी, और जो जीती है तो जीत का मार्जिन को कैलकुलेट करेगी कि हमारे लिए तो अलार्मिंग है, अगर हम चीजों को नहीं कैलकुलेट कर पाए तो कल परिस्थिति कोई और बन सकती है। तो बिल्कुल। इमामगंज की सीट बचाई है इन लोगों ने। हम्म, और जो रामगढ़ की बात आप कह रहे हैं, रामगढ़ की बात बिल्कुल आरजेडी का या जगदानंद सिंह के बेटे का गुस्सा का लाभ मिल गया एनडीए के कैंडिडेट अशोक सिंह। जी, लगा कि अगर हम अशोक सिंह के पक्ष में गोलबंद नहीं होंगे तो फिर आरजेडी यहां पर अगर मैदान मार ली तो फिर हमारे हिस्से में कुछ नहीं रह जाए। और इसका उनको लगा, तो इधर लोग शिफ्ट हो गए, और इधर बसपा के लिए सतीश यादव के लिए यादव समाज गोलबंद हो गए। जैसे ही बिल्कुल। गोलबंदी दिखी, जीत का अंतर देख लीजिए ना, 2000 कुछ वोटों का अंतर। भाई हम्म, रामगढ़ विधानसभा में 182 वोट से जीतते हैं सुधाकर सिंह, अशोक सिंह जी, भी जीतते हैं तो 2000 वोट से कुछ वोट से जीतते हैं। तो जीत का मार्जिन इतना कम है। इस बार चारों अगर आप देखेंगे तो एक बेलागंज में 21,000 कुछ मतों से वो मनोरमा देवी जीती हैं, चूंकि हम्म, वो यादव याति की ही उम्मीदवार थी। बिल्कुल। जेडीयू ने यादव जाति के उम्मीदवार पर दांव लगाया, कोई रिस्क नहीं लिया। इसके पहले भी तो जेडीयू ने अभय कुशवाहा पर दांव लगाई और थी। वो भी और वो भी यादव कैसा, रॉकी यादव की मां बिंदी यादव की पत्नी सुरेंद्र यादव से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, वह तो नीतीश हाँ, कुमार कई बार बोल चुके हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं कि बाघ के सामने हम बकरी को लड़ाएंगे। बिल्कुल। ये तो वो कहते हैं जब उन पर आरोप लगता है
कि आप भी तो बाहुबलियों को टिकट देते हैं, बाहुबली को ही मैदान में लाते हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है कि हमको तो जी लड़ाना होगा। अगर एक तरफ कोई बाहुबली है तो दूसरी तरफ हम उसी तरह के। तो रॉकी यादव और मनोरमा देवी जरा सा भी सुरेंद्र यादव की तुलना में वहां कमजोर नहीं दिखी, और नहीं दिखी तो यादव उनके साथ खड़े दिखे। मुस्लिम का वोट भी वो कुछ ले गई, उनके नॉमिनेशन जी में भी देखा गया था कि मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे। तो जो हम लोग बिल्कुल। बात कर रहे हैं कि ये जो मान करके चल रहे थे कि ये वोट तो इंटैक्ट है, लगा होगा ना हम्म, बेलागंज में कि हो सकता है कि ओसामा की बात लोगों ने नहीं मानी, तेजस्वी जी की बात को लोग नहीं मानी, लालू यादव के जाने के बाद फिर तो अब सब चीजें स्मूथ हो जाए। क्या हम्म। लालू यादव की बात यादव और मुसलमानों ने बेलागंज में मान ली? अगर मान नहीं लेते तो मानी फिर ना। विश्वनाथ हाँ, यादव को 100%। बदनाम देते। बिल्कुल 100% तो नहीं मानी ना। और एक बात तो और है ना, आज के नतीजे तो यह कहते हैं ना कि देखिए आरजेडी का वोट बैंक टूट गया। देखिए बुढ़िया बिस्तर जिसको कह रहे हैं टूट गया। प्रशांत किशोर को तो भी वोट बैंक बनाना है, चाहे जितनी सफलता मिले, 10% मिले चाहे 9% मिले। लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक टूटा नहीं, बढ़ गया। महिलाएं तो रहती ही है साथ में, चुप्पा वोटर जिसे आप लोग और हम लोग पंचफोरन कह लेते हैं, पचपनिया कह लेते हैं, अति पिछड़ी जाति के वोट कह लेते हैं। इस बार तो उन्होंने और भी वोट जोड़ लिए, क्योंकि देखिए बेलागंज में कई मुसलमान के बूथ पर जेडीयू को मत मिले हैं, यादवों के बूथ पर मिले हैं। तो नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा था वह समाप्ति की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वोट बैंक बढ़ा लिया। देखिए नीतीश कुमार बाउंस बैक तो करते हैं, आप देखे जी। होंगे लोकसभा में भी। हम्म, लोकसभा में भी एक चर्चा के दौरान ही हम लोगों के पास एक बात आई थी कि हम्म, पति कहीं और जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी बिल्कुल। पत्नी से पूछा गया कि भाई आप किसको वोट कीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी ने महिला वोटरों पर कहीं ना कहीं से जितनी भी योजनाएं हो, साइकिल योजना हो, शराबबंदी कह लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं, उनको रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में, नगर निकाय में, नौकरियों में आरक्षण दे करके महिलाओं के दिल को तो नीतीश कुमार ने जीता है। और वो जी महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी हैं, वो तो दिखती हैं। वो जी। उसमें जाति और धर्म और वर्ग नहीं है। हम्म, नीतीश कुमार के साथ खड़ी महिलाएं वो जाति धर्म और वर्ग से अलग है, वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, उनका बिल्कुल। कोई कॉम्बिनेशन नहीं। और हम्म, दूसरी बात, जो ईबीसी वोटर की बात हम लोग करते हैं, जो वोटर हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वोटर की बात, अति पिछड़ा वोटर की बात करते हैं, जी अगर वो वोटर नीतीश कुमार के साथ नहीं होते तो अगर जीत अगर हुई है, चार की चारों सीट ये जीते हैं, मैं मानता हूं कि एनडीए की जीत में नीतीश कुमार की जीत को भी जोड़ा जाना चाहिए कि शायद जी अगर जी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं होते तो इस तरह की चारों सीटें नहीं जीत पाते। और प्रशांत किशोर की बात मैं कर रहा हूं, हम्म, प्रशांत किशोर जी के पास खोने के लिए क्या था? बिल्कुल। भाई जो पार्टी 2 अक्टूबर को बनी, हम्म, उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, उनके पास खोने के लिए तो कुछ था नहीं। लेकिन अगर उन्होंने 2 सीटों पर तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर अपनी जगह बनाई, जी। मैं मानता हूं कि एक मजबूत उपस्थिति। हम्म, बेलागंज और इमामगंज में तीसरे नंबर, और बेलागंज में तो इस तरह से की लड़ा उन्होंने, जिस मतलब वोट तीसरी पर शक्ति लगता आ गई ना, तीसरी शक्ति आ गई। बिल्कुल। तो अगर वो जी। 50-50 पर आ गए और हम्म, लड़े, वो मजबूती के साथ लड़े, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम्म, हम कोई जातीय समीकरण नहीं बनाने आए हैं, जी हम कोई सामाजिक समीकरण भी नहीं बनाने आए हैं, लेकिन अगर आपके इशूज हैं, आपके बच्चों का भविष्य है, अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि जिस पार्टी को भी वोट दीजिए, आपके इशूज जो हैं वो सोल्व होना चाहिए। वो तो कई जगह बिल्कुल अपने भाषणों में बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर हाँ कोई पार्टी, जो सवाल हम उठा रहे हैं कि ये जो अनुत्तरित है बिहार के भविष्य का और बच्चों का पलायन का, अगर कोई पार्टी कर देती है, मुझे चुनाव में उतरने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों चुनाव लड़ेंगे, वही पार्टी कर दे, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो प्रशांत किशोर ने लोगों के कान तो खड़े जरूर कर दिए, इस सच्चाई को तो जी। स्वीकार करना होगा। हम्म। नहीं तो देखिए इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को देखिए अपने दल पर, अपने कार्यकर्ताओं पर
और फिर हम वह कह रहे हैं कि आपको लंदन, दुबई, दिल्ली यह बंद करना होगा, नहीं तो। और मुसलमान और यादव, ओसामा भी फेल हो गए। जो लॉन्चिंग हुई वहां जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन ओसामा फेल हो गए। अब आप कैसे साधेंगे जब प्रशांत किशोर 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे और इस बात को दोहराएंगे कि मुसलमान के वोट से आरजेडी का ज्यादा विधायक चुना जाता है, जीत जाता है, लेकिन यादवों के वोट से मुसलमान नहीं जीतता है। तो जो दर्शक कह रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति वहां पहुंच गई है कि प्रशांत किशोर के सामने हाथ जोड़ लेना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, नहीं तो परिस्थितियां बहुत विकट। और अब 10 नंबर में आप बैकरूम में प्लान करते रहिए। देखिए, बीजेपी तो हमेशा चुनाव लड़ने की मशीनरी है, तो अब आपको भी आरजेडी को मशीनरी बननी होगी और दिन रात चुनाव के बारे में सोचना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, तो चुनौती बहुत बड़ी आ गई। नहीं, देखिए, वो जो आपने कहा कि जमीनी हकीकत और जी जमीन पर उतरना होगा। अभी जी देखिए ना, झारखंड में हेमंत सोरेन की किस तरह का माने ये आया है, मैंडेट आया है। जी आपने देखा कैसे हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन का स्वरूप बनाने की कोशिश की, उसी तरह का बिल्कुल बाल, बिल्कुल। उसी तरह की दाढ़ी। अपनी हम्म, पत्नी कल्पना सोरेन को, जो उड़ीसा से इंजीनियरिंग पास है, वो आर्मी हम्म, ऑफिसर की बेटी रही है, और जी उनको उन्होंने मैदान में उतारा और महिलाओं के बीच में भेजा कि आप स्थानीय भाषा में उनसे आप संवाद करें कि ये जी सरकार आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी लाई है और आगे लाने वाली है। जी तेजस्वी जी भी अगर जमीन पर नहीं उतरेंगे, लालू प्रसाद जी अगर मास लीडर बने, तो मास लीडर बनने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लंबा बिल्कुल संघर्ष बिल्कुल। किया, और तब उनका एक्सेप्टेंस हुआ था। ऐसा नहीं था कि सीधे 90 में आकर के लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, जी तेजस्वी जी को ये उपलब्ध है, ये सुविधा, कि चूंकि वो लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं, लालू प्रसाद जी ने उनको जिम्मेवारी भी दी है। लेकिन जमीन पर अगर आप नहीं रहेंगे, तो फिर नीतीश कुमार अपनी योजनाओं के माध्यम से, अब कहा जा रहा था ना कि नीतीश कुमार लगता है कि अब यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, हम ही लोग बात जी किए थे, निकल रहे हैं बिल्कुल। महिला संवाद यात्रा पर। और जी जैसे ही महिलाओं को वो खंगालेंगे, उनको झकझोरेंगे, साइकिल से सवार बेटियां आज तो कहीं ना कहीं स्थापित हैं, उनको कहेंगे कि देखिए ये किनकी बदौलत। महिला हम्म। अगर मुखिया जो बनी है पंचायतों में, और नगर निकाय में जो महिला प्रतिनिधि हैं, कहेंगे कि बताइए ये किसने किया, नहीं, बिहार पहला आपको इस राज्य। बात को भी समझना होगा ना। तेजस्वी यादव रोज कहते हैं महाजंगल राज आ गया है, महाजंगल राज आ गया है, रोज अपराध की लिस्ट जारी करते हैं। देखिए, इसके बाद भी बिहार की जनता मानती है कि नहीं भाई, आपसे बेहतर तो नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार के राजपाट में सही सलामत है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास, तेजस्वी यादव के ऊपर इतना बड़ा बैगेज लालू यादव के कुशासन का है कि उससे वह निकल ही नहीं पाते हैं, और नीतीश कुमार 2005 के पहले की याद करा देते हैं। नहीं, दो चीज को तो हम लोग गवाह हैं ना। जी जो मैसेकर होते थे, नरसंहार होते थे, बिल्कुल, जो वो अपहरण होते थे। नरसंहारों की, हाँ, उस नरसंहारों का जो बूचड़खाना बिहार बना हुआ था, हम्म, कम से कम नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद, अगर आप और हम उसके गवाह हैं, तो हम लोगों ने तो बिल्कुल कोई उस तरह का नरसंहार नहीं देखा कि ना। 30-30, 40-40 लोगों के गला रेत दिए गए, और सामूहिक नरसंहार, ऑर्गेनाइज्ड गैंग, जिस तरह जी से 30-30, 35 ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलते थे, किडनैपिंग हम्म, हो गया, और पता है कि वो गैंग के माध्यम से ही किडनैपिंग हुई है। ऑर्गेनाइज्ड गैंग बता दीजिए कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग है बिहार में अब? तो अगर बिल्कुल। ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, मैसेकर की घटनाएं नहीं हो रही है, ठीक है, हम्म, अपराध बढ़े हैं, हत्याएं आज भी हो रही हैं, लेकिन उन पर वो आरोप, वो परसेप्शन नहीं बन पा रहा है जो परसेप्शन कभी बना था कि अगर हम रात में अपने घरों में सोएंगे तो सुबह का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। वो स्थिति तो नहीं है, वो तनाव का नहीं, वातावरण तो भी नहीं है। देखिए, मैंने तो बदलाव देखा। कल मैं 1.5 घंटे में गया से पटना आ गया। हाँ, फिर पटना आकर पटना के जाम में जरूर फंस गया 70 फीट में, लेकिन जिस तरीके का बाईपास बन गया है, न जहानाबाद शहर दिखाई पड़ा, न बेलागंज दिखाई पड़ा, न मखदुमपुर दिखाई पड़ा, यह परिवर्तन। और चाहे आप रात में जाइए, दिन में जाइए, वह दिखा तो बिल्कुल साफ साफ। मैं एक छोटी घटना कल का मैं भी बता दे रहा हूं, क्योंकि जी कल जी शादी में मैं भी 3-4 जगह शादी अटेंड किया, और जी। अंतिम शादी के समय करीब 12:30 1 बज रहा था, मेरे हम्म, पास लिफाफे नहीं थे देने के लिए।
जी। ड्राइवर कहा कि सर अब इस समय तो लिफाफा नहीं ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? और मैं जी। पटना की बात बता रहा हूं कि 12:45 में मैं एक दुकान खुला देखा, वहां रुका, कहा कि लिफाफा होगा क्या? कहा कि हाँ सर, जी। लिफाफा है, ले लीजिए। और मैंने उनसे लिफाफा लिया। जी। जी। 12:45 की घटना कल रात की मैं बता रहा हूं, जब वो लिफाफा मिला हमें, तो अगर 12:30 1 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, इसका हाँ। मतलब है कि लोगों के मन में इतना भाव भय तो है नहीं कि हम है। सुरक्षित हैं, भय नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही कहा कि गया से पटना वाली रोड से आए होंगे तो आप जी। देखे होंगे कि बाईपास इस तरह से डेवलप किया है, सड़क इतनी अच्छी हो गई है, जी। एक गुमटी मिली होगी और सीधे आप 45 मिनट में पटना आ गए होंगे। हाँ, तो बिल्कुल, बदलाव के बिल्कुल। हम लोग गवाह हैं, सच्चाई को हुँ। स्वीकार करनी होगी। ठीक है, आपराधिक घटनाएं और अपराध हो रही है, सरकार से सवाल होनी चाहिए कि भाई आपराधिक घटनाएं अगर हो रही हैं तो आपका लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, जो आपकी यूएसपी रही है, यही जी। कारण है कि बिहार की जनता ने आपको चुनी है। नीतीश कुमार हुँ। से हजार सवाल, लेकिन अगर कुछ अच्छी चीजें हुई हैं कि देर रात्रि में भी लोग अगर दिखे हैं, दुकानें खुली मिली, तो मैं मानता हूं कि यह बदलाव का ही परिणाम है, जिसका लोगों को भरोसा बढ़ा है। और आप ही ने तो कहा था कि लोकसभा चुनाव कवर करने के क्रम में ऐसे ही एक जगह रुक करके एक महिला से मैंने पूछ लिया कि भाई वो आप चेन तो बताइए नहीं किसको टूटा है। वोट कीजिए। तो उसने जी। जो जवाब दिया वो आपने बताया था कि क्या बिल्कुल, वो बिल्कुल, जवाब। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये देखिए, जो हाँ, ये जो नीतीश बल है कुमार ना। का जो बदलाव है, इस जी। नीतीश कुमार के बदलाव को और बड़ा करने के लिए तेजस्वी जी को जमीन पर उतर के कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दोहरी चुनौती है, नीतीश कुमार का नेतृत्व और प्रशांत किशोर की रणनीति। अब दुबई, लंदन, दिल्ली बंद कर दीजिए और मुसलमान यादव जो टूट रहे हैं उसे ठीक कीजिए, तब तो 2025 की लड़ाई में मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा पता नहीं। चर्चा करते रहेंगे बिहार की हम। बिहार की बात को देखते रहिए। और चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।